हिमाचल प्रदेश सहित सभी पहाड़ी राज्यों में बीते 2 से 3 वर्षों से भूस्खलन की बहुत अधिक घटनाएं देखने को मिल रही है। इन घटनाओं में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी तो करोड़ों की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। भूस्खलन की घटनाओं के कई कारण हैं। इनमें चट्टानों में दरारें आना, पानी की ठीक तरीके से निकासी ना होना आदि मुख्य कारण है। एक्सपर्ट की माने तो धरातल पर सही तरीके से पानी की निकासी करना बहुत जरूरी है। मुख्य तौर पर यही अधिकतर भूस्खलन की घटनाओं का मुख्य कारण है। इसके अलावा बिना मिट्टी की जांच के कंस्ट्रक्शन करना भी भूस्खलन और जमीन धंसने का मुख्य कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन केंद्र शिमला के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस रंधावा ने बताया कि जमीन धंसने और भूस्खलन का कारण पहाड़ियों में पड़ने वाली दरारें और जमीन के नीचे बहने वाला पानी हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं, जो हमारी इस मेन जो रोल रहता है इसमें किस तरह की रॉक टाइप्स हैं, जियोलॉजी क्या है वहाँ पे या स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आप सिंकिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे किस इनफिल्ट्रेशन जो है वो कैसी हो रही है सब सरफेस में, ग्राउंड वाटर में, या रॉक्स वहाँ पे फ्रैक्चर्ड हैं, या होमोजीनियस टाइप की लिथोलॉजी है, या फिर वहाँ पे कोई कांटेक्ट है, तो वहाँ पे उन सिचुएशंस में ये थोड़ा वीक एरियाज हो जाते हैं जिसकी वजह से सिंकिंग होती है। जैसे आप सपोज ले लो, ये कैमले बैंक वाला एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सिंकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी देखने को नज़र आ रही है। तो वहाँ पे इसलिए कि क्योंकि वो सारा एरिया अलोंग द थ्रस्ट है, ठीक है। थ्रस्ट में जो भी होता है वो वीक जोन्स होते हैं, और वहाँ की रॉक टाइप्स काफ़ी शैटर्ड होती हैं, फ्रैक्चर्ड रहती हैं, और जब पानी उनमें मिलता है तो पोर प्रेशर की वजह से वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रो प्रेशर की वजह से वो चेंजेस देखने को मिलती है, सिंकिंग मिलती है। इस तरह की सिचुएशंस वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अभी शिमला में लैंडस्लाइड, अब जैसे आप अभी रिसेंट लैंडस्लाइड आप मेले क्रॉसिंग वाली बात करो, तो वो एक्चुअली जैसे लास्ट ईयर एडवांस स्टडी से हुआ था, ठीक है। तो वो सारे का सारा एरिया जो सिंक कर रहा था, ठीक है। पहले उस तरफ को परली तरफ को जो शिप बॉडी की तरफ हुआ, तो उसमें जो ऊपर से ओवरबर्डन मटेरियल था, काफ़ी थिकनेस थी वहाँ पे ओवरबर्डन की। अभी और नीचे जो है रॉक टाइप्स काफ़ी एक्सपोज हैं, तो ओवरबर्डन की वजह से फिर बारिशें बहुत ज़्यादा थी उस दौरान। तो 2023 में जो स्टेटा था, सब सॉइल स्टेटा था, वो काफ़ी ओवर सैचुरेट हो चुका था, ठीक है। और पोर प्रेशर बढ़ने की वजह से वो सारा डिस्टेबलाइज हुआ और स्लो फेलियर होकर वो लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो गया, एक डेब्रिस फ्लो में, डेब्रिस स्लाइड में कन्वर्ट हो गया। जो अपने साथ पे जितना भी ट्री कवर था, वेजिटेशन था, उसका जो फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत बढ़ गई और एक लैंडस्लाइड में कन्वर्ट, डेब्रिस लैंडस्लाइड जिसको कहते हैं। अगर अब हम अदर साइड की बात करें, जो कि एडवांस स्टडी का दूसरा साइड है, वहाँ पे भी जो रॉक्स हैं फ्रैक्चर्ड हैं, और वो पूरे का पूरा एरिया, अगर आप वहाँ पे उस रोड जो एडवांस स्टडी से बालूगंज को रोड जा रही है, वहाँ पे काफ़ी सेटलमेंट हो चुकी थी, ठीक है। और वो सेटलमेंट जो क्रैक्स हैं वो नीचे तक डेवलप हो रहे थे, तो वो एक ऐसा लगता था कि वो सिंकिंग एरिया बन चुका था, एक सिंकिंग जोन बन चुका था। अब जैसे बारिश हुई तो उसमें पोर प्रेशर बढ़ा, उन फ्रैक्चर्स में पोर प्रेशर बढ़ा, और वो फिर दोबारा से एक लैंडस्लाइड में, क्योंकि उसका स्कार ऑलरेडी डिस्टेबलाइज हो चुका था, एक लैंडस्लाइड में वो कन्वर्ट हो गया। इसमें एक तो आपको आपको एक जो वाटर है, उस वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा कि जो आपका सरफेस वाटर है उसको कंट्रोल, ऑर्गेनाइज वे में, कंट्रोल कंडीशन में उसको एक चैनलाइज करना पड़ेगा, ताकि जो आपका पानी जो है वो इधर उधर ना जाए, एक ऑर्गेनाइज एक चैनल वे में जाए, जिससे कि आपकी जो ऑलरेडी सब सरफेस जो है वो उसमें मॉइस्चर ना रहे ऑल द टाइम, ताकि वो एक डिस्टेबलाइजेशन जोन ना बन जाए एट द टाइम ऑफ मानसून्स। कि बढ़ रहे हैं, परंतु स्लो फेलियर देखने को मिल रही है, क्योंकि इरेटिक रेनफॉल है, हैवी प्रेसिपिटेशन हो रही है, रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा है, और सेचुरेशन की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं जो देखने में मिल रही हैं। स्लो फेलियर काफ़ी हो रहा है, रॉक्स में फ्रैक्चर्स हैं, जॉइंट्स फेलियर होते हैं उनमें, तो उनमें पानी इनटेक होने की वजह से जो है वो पोर प्रेशर की वजह से रेनफॉल इंड्यूस्ड स्लाइड जो है वो हो जाते हैं अक्सर पहाड़ों में। तो मेज वाला जो इंसिडेंट था कि ठीक है, बारिश हुई, उस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश हुई रात को और पानी आया, ठीक है, और नीचे जो घर थे वो चले गए उसमें। तो वहाँ पे जो हमने देखा कि जो अपर कैचमेंट है, वो पानी वहाँ पे एक नैरो गॉर्ज से चलता है, ठीक है, ग्रेडियंट उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ पे जो वैली है वो काफ़ी क्लोज है वहाँ पे। थोड़ा जैसे समेज के आसपास पहुँचते हैं तो
वो वैली जो है वो थोड़ी वाइड होती है, खुलती है, वहाँ पे 2 नाले वहाँ पे मिल रहे हैं। उन नालों के कॉन्फ्लुएंस के पास जो है वो घर बने हुए, ठीक है? और वो एक पुराना फ्लूवियल टेरेस था। करीब उसकी हाइट भी, थिकनेस भी उस टेरेस की काफ़ी थी, 30-35 फीट के करीब उसकी थिकनेस थी उस टेरेस की। और जैसे पानी ऊपर से आया, ऊपर बारिश काफ़ी हुई हायर कैचमेंट में, और उसी नाले में बहुत पानी आया, तो उसका जो फ्लो था, वेलोसिटी थी, ऊपर ग्रेडियंट उसका जो रिलीफ था, स्लोप था, वो काफ़ी ज़्यादा था, और उसका जो वाइड जो नहीं थी वैली ऊपर ज़्यादा, तो एकदम वेलोसिटी होने, हाई वेलोसिटी होने की वजह से एकदम उसने उस टेरेस को जो है वो हिट किया, और पूरे के पूरे घर वो वहाँ पे चले गए। और इसका मतलब उस वैली में उस समेज नाले की हिस्ट्री है कि वो पहले भी पानी वहाँ पे आता रहा है, तभी इतने हाई थिकनेस का जो टेरेस वहाँ पे डेवलप हुए हैं इंटीरियर में जाके, ठीक है? तो अब घर वहाँ पे बने, पहले घर नहीं थे वहाँ पे, अभी घर बने हुए हैं, तो वो उस टेरेस में जो घर, उसको पानी उसने हिट किया, तो उसके साथ ही वो इरोड हो गए हैं। फिर जैसे जैसे उसका, जैसे नीचे वैली वाइड हुई, फ्लड प्लेन पे जो घर थे वो भी उसके साथ निकल गए पानी के साथ, क्योंकि वहाँ पे उसका वाटर कॉलम जो है वो पानी का उस दौरान काफ़ी ज़्यादा था। होता है मेन इसका रीज़न है पानी, ठीक है? हमें पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हमारा सरफेस वाटर है उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, ताकि पानी जो आपका इधर-उधर ना जाए, ऑर्गेनाइज वे में चैनलाइज पाथ से निकले। जैसे बॉडियाँ होती हैं उनका भी सीपेज होती है, या फिर अपर कैचमेंट में वेजिटेशन की वजह से भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो ऑलरेडी वो, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, परंतु जो सरफेस वाटर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि वो आपका ओवर सैचुरेशन ना करे सॉइल को। और उस दौरान फिर जब बारिश होती है तो वो फेल होने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं।